राग वर्गीकरण के बारे में। देखिए, प्राचीन समय में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित थी, गांधर्व तथा गान। गांधर्व में मार्ग संगीत तथा गान में देसी संगीत की विशेषताएं थी। गांधर्व या मार्गी संगीत पर कठोर नियमों का नियंत्रण था तथा ये नियम परंपरा से चले आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जनसाधारण ने प्रादेशिक भाषा, गीत, धुनों आदि के द्वारा अपना मनोरंजन करना आरंभ कर दिया। जनसाधारण के द्वारा अपनाने तथा प्रादेशिक शैली के कारण इसे देशी संगीत कहा गया। देशी संगीत भी नियमबद्ध था, परंतु समय समय पर जनरुचि के कारण इनमें परिवर्तन होता रहा था। इस आधार पर रागों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम राग वर्गीकरण जो पहला है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जाति वर्गीकरण के पश्चात ग्राम राग वर्गीकरण का विकास हुआ। सर्वप्रथम मतंग मुनि ने वृहदेशी में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है ये, सबसे पहले ग्राम राग शब्द का उल्लेख किसने किया? मतंग मुनि ने वृहदेशी में। प्राचीन काल में ग्राम राग भी जाति अथवा राग के समान सुंदर और गेय रचना होती थी। प्राचीन ग्रंथों में 30 ग्राम रागों का उल्लेख पाया जाता है। ग्राम रागों के 5 प्रकार हैं, जिनकी अपनी अलग शैलियां हैं। ये ग्राम राग 5 प्रकार की गीति, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी पर आधारित हैं। इन्हीं 5 गीतियों के आधार पर ही ग्राम रागों के प्रकार माने गए हैं। ये जो गीतियां हैं ना, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ठीक है, इन्हीं के आधार पर ही ग्राम रागों के प्रकार हैं। कैसे? देखिए, श्लोक संगीत रत्नाकर में शारंगदेव द्वारा इन 5 गीतियों की शैली की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है शुद्धा गीति। इस गीति में वक्रता रहित तथा मधुर स्वरों का प्रयोग किया जाता था। फिर है भिन्ना गीति। इस गीति के स्वर मधुर, वक्र और गमक युक्त होते थे। फिर है गौड़ी गीति। इस गीति के तीनों स्थानों में ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखकर गमक युक्त स्वरों का प्रयोग किया जाता था। इस क्रिया को ओहाटी ललित के नाम से संबोधित करते थे। वह इसका प्रयोग विशेषकर मंद्र सप्तक में किया जाता था। इसका नाम याद रखिएगा, ओहाटी ललित, ठीक है। जो गौड़ी गीति गाते थे, यानी कि अपनी ठुड्डी को वक्ष स्थल पर रखकर गमक, बेस लाकर गमक जो हम बनाते हैं उसके आधार पर किया जाता था। फिर है बेसरा गीति। इसमें स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता था, यानी बिना रुके। फिर है साधारणी गीति। इसमें शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा इन 4 गीतियों का मिश्रण था। मतंग मुनि ने 5 गीतियों के स्थान पर 7 गीतियों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा एवं विभाषा। इन्होंने 5 गीतियों में भाषा और विभाषा 2 गीतियां जोड़ दी हैं। 5 गीतियों में 30 रागों का विवरण निम्न प्रकार है। अब देखिए, जो 5 गीतियों के अंदर जो 30 रागों को रखा गया, उसका जो डिटेल है वो इस तरह है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है शुद्धा गीति, जो कि ग्राम राग। इनकी संख्या 7 थी। इसमें 3 राग षडज ग्राम से, 4 मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने जाते थे। षडज, कैशिक, मध्यम, शुद्ध, साधारित एवं षडज ग्राम राग षडज ग्राम राग से उत्पन्न माने जाते थे। वह पंचम, मध्यम, षाडव और शुद्धा, कैशिक, ग्राम राग मध्यम ग्राम से माने जाते थे। ठीक है, ये अलग अलग नाम भी मैंने डिटेल डाल दी है इसके अंदर। फिर है भिन्ना गीति, भिन्न गीति जिसको बोले जाते हैं। इनकी संख्या 5 थी। पहले वाले की 7 और भिन्ना की 5। कैशिक, मध्यम और भिन्न षडज। षडज ग्राम से तान, कैशिक, भिन्न पंचम और मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने गए हैं। स्वर भिन्न, जाति भिन्न, शुद्ध भिन्न और श्रुति भिन्न, ये 4 प्रकार भिन्न ग्राम राग के थे। ये 4 भिन्न नाम याद रखिएगा, स्वर भिन्न, जाति भिन्न, शुद्ध भिन्न और श्रुति भिन्न। फिर आती है जी गौड़ी गीति। इसमें 3 ग्राम राग हैं। गौड़, कैशिक, मध्यम, गौड़ पंचम षडज ग्राम से और गौड़, कैशिक, मध्यम ग्राम से।
फिर है बेसर ग्राम राग, इसमें 8 ग्राम राग सम्मिलित थे। टंक, वेसर, शाडव और सौवीर षडज ग्राम से, वोट्ट, मालव कैशिक, मालव पंचम मध्यम ग्राम से और टंक कैशिक तथा हिंदोल ग्राम राग षडज और मध्यम ग्रामों से उत्पन्न माने जाते हैं। इसी तरह साधारण ग्राम राग जो हैं, इसके अंतर्गत 7 ग्राम राग माने जाते थे। रूप साधार, शंख और बंभाण पंचम षडज ग्राम से व नर्त, गांधार पंचम, षडज कैशिक और कुकुब ग्राम राग मध्यम ग्राम से उत्पन्न माने गए। इस प्रकार शुद्ध 7, भिन्न 5, गौड़ 3 और बेसर 8 और साधारण 7, कुल मिलाकर 30 ग्राम रागों का विवरण ग्राम राग वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में आया हो, न आया हो, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक ये किसके अंदर कितने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए थाट राग वर्गीकरण। पहले तो था ग्राम राग वर्गीकरण, अब थाट राग वर्गीकरण। इस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था और मेल थाट का पर्यायवाची है, अर्थात दोनों का एक ही अर्थ है। मध्यकालीन मेल की संख्या और नाम के विषय में विभिन्न मतांतर होने के कारण यह पद्धति अच्छी होती हुई भी छोड़ दी गई। आधुनिक काल में यह पद्धति थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रचार में आई। इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय भातखंडे जी को जाता है। इन्होंने समस्त रागों को निम्नलिखित 10 थाटों में विभाजित किया है। अब देखिए सारे के सारे जो राग हैं 10 थाटों के अंदर किस तरह विभाजित किए, वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले तो 10 थाटों के नाम: बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये तो है 10 थाट। 14वीं शताब्दी में विद्यारण्य ने 15 मेलों के अंतर्गत अपने समय के रागों का वर्गीकरण किया। ये बात अलग से इसमें मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि 10 थाटों के बारे में हम पढ़ते हैं, पर जो विद्यारण्य है उसने 15 मेलों के बारे में बताया है। कवि लोचन जी ने 12 मेलों के अंतर्गत 75 रागों को रखा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करते रहिएगा। रामा मात्या जी ने मेल संख्या 20 मानी। किसने? रामा मात्या ने 20 मानी। उसके अंतर्गत कितने राग हैं? 61 राग, 61 राग। पंडित वेंकटमुखी ने गणित के हिसाब से 72 मेलों की रचना की, हम सभी जानते हैं। उनमें 19 मेल लेकर 55 रागों का वर्गीकरण किया, यानी कि 55 राग इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर अब पंडित भातखंडे जी के 10 थाट और स्वर इस प्रकार हैं। अब देखिए मैंने 10 के 10 थाट लिखे हैं, उनके स्वरों को भी बताया है किस तरह है। देखिए बिलावल, सभी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। कल्याण में क्या हो जाता है? म तीव्र हो जाता है सिर्फ, और बाकी स्वर शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह जो खमाज है इसमें नी कोमल आ जाता है। काफी के अंदर ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध। आसावरी के अंदर ग और ध नी 3 स्वर कोमल आ जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध रहते हैं। भैरव के अंदर रे और ध कोमल रहते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी के अंदर रे गा और धा नी, ये 4 स्वर हैं, कोमल हो जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध रहते हैं। इसी तरह जो पूर्वी है, पूर्वी में रे और धा कोमल रखा जाता है और म तीव्र आ जाता है इसके अंदर, रे धा कोमल म तीव्र। इसी तरह मारवा, इसके अंदर क्या होता है? रे कोमल म तीव्र होता है, मारवा में रे कोमल म तीव्र। और तोड़ी जो है इसमें रे कोमल म तीव्र और धा कोमल, रे कोमल म तीव्र और ध कोमल रहता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये थाटों की विशेषताएं हैं। थाट राग पद्धति को जनक जन्य पद्धति भी कहते हैं। 10 थाटों में से जो 10 संपूर्ण राग उत्पन्न होते हैं उन्हें जनक राग कहा जाता है, तथा जो उनके जैसे अन्य राग होते हैं उन्हें जन्य राग कहते हैं। देखिए यानी कि इस थाट के नाम पे अगर किसी राग का नाम रखा गया तो वो जनक राग हैं, और उनसे आगे जो राग पैदा होते हैं उन्हें जन्य राग कहते हैं। अब सबसे पहले बढ़ते हैं हम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के प्रमुख 10 थाटों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख राग। अब 10 थाट में कौन कौन से राग हैं, इससे क्या होगा, आपका एक तो रागों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इस राग के टॉपिक पे मैं एक डिटेल से वीडियो लाने वाला हूं, जिसके अंदर क्या होगा कि एक एक राग के डिटेल बताऊंगा मैं आपको। जैसे कल्याण थाट के जो राग हैं उनको एक साथ हम क्लियर करेंगे, बाकी रागों को भी अलग अलग थाटों के अनुसार क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए कल्याण थाट के राग: यमन भूपाली, शुद्ध कल्याण, चंद्रकांत, जैत कल्याण, मालश्री, हिंडोल, हमीर, केदार, कामोद, श्याम कल्याण,
छायानट गौड़ सारंग, इसको आप नोट्स बना लीजिए, इसको एक जगह पर नोट करके रख लीजिए। फिर दूसरा आता है बिलावल थाट के राग, जिसमें बिलावल, अलहिया बिलावल, शुक्ल बिलावल, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, कुक, सरपर्दा, बिहाग, पेशकार, हेमव, नटराग, पहाड़ी, मांड, दुर्गा, शंकरा, ये सारे राग बिलावल थाट के हैं। इसी तरह खमाज थाट के जो राग हैं, जिंजोटी, खमाज, द्वितीय दुर्गा, तिलंग, रागेश्वरी, खंस्यवती, सोरठ, देश, जय जयवंती, तिलक कामोद, ये खमाज थाट के राग हैं। इसी तरह भैरव थाट के जो राग हैं, भैरव, रामकली, बंगाल भैरव, सौराष्ट्रंक, प्रभात, शिव भैरव, आनंद भैरव, अहीर भैरव, गुणकली, कलिंगड़ा, जोगिया, मेघरंजनी आदि। अच्छा, एक जो बहुत ही फेमस गीत है, अलबेला साजन आयो रे, बताइएगा कौन से राग में है? भैरव थाट का है, राग आप बताएंगे कौन से राग के अंदर है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं पूर्वी थाट के जो राग हैं, पूर्वी, पूरिया धनाश्री, जैतश्री, परज, श्री राग, गौरी, मालश्री, त्रिवेणी, टंकी, बसंत आदि, इसमें पूर्वी में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी मारवा, मारवा के राग जो हैं, मारवा, पूरिया, जैत, मालीगौर, साजगिरी, वराटी, ललित, सोहन, पंचम, भटियार, विभास और भंखार आदि। अब आते हैं जी काफी थाट के जो राग हैं, काफी थाट के काफी राग हैं, काफी सारे हैं। देखिए, जिसमें काफी, सैंधवी, सिंदूरा, धनाश्री, भीम पलासी, धानी, पटमंजरी, पिटकी पिंकी, हंस कंकणी, हंस कींकणी भी कहते हैं इसको, ठीक है, पीलू, बागेश्वरी, सहाना, सूहा, सुधराई, नायकी कानड़ा, देवसाख, बहार, वृंदावनी सारंग, मध्यमादि सारंग, सामंत सारंग, शुद्ध सारंग, मियाँ की सारंग, बड़हंस सारंग, शुद्ध मल्हार, मेघ, मियाँ की मल्हार, सूर मल्हार, गौड़ मल्हार आदि। और आप कमेंट में जरूर लिखेगा आपने कौन कौन से राग सीखे हुए हैं। फिर आते हैं जी आसावरी थाट के राग, जैसे कि आसावरी, जौनपुरी, देवगांधार, सिंधु भैरवी, अब भैरवी से कई पजल हो जाते हैं, सिंधु भैरवी आसावरी का है, देसी, शट राग, कैशिक कानड़ा, दरबारी कानड़ा, अड़ाना आदि। फिर है भैरवी थाट के राग, जिसमें है भैरवी, मालकौंस, धनाश्री, बिलासखानी, तोड़ी आदि। और जो तोड़ी है उसमें 14 प्रकार की तोड़ी रागें आती हैं, मुल्तानी आदि। इनमें से फिर से मैं कह रहा हूं कि जो जो राग आपने सीखे हैं, जो नाम आज आपने देखे, कौन से आपके लिए नए थे, कौन कौन से आपने सीखे हैं, जरूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से राग सीखे हैं। इस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत के मुख्य 10 थाटों से उपरोक्त सभी व अन्य कई प्रचलित व अप्रचलित रागों की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं जी थाट पद्धति की आलोचना और स्पष्टीकरण। देखिए, आधुनिक काल में थाट पद्धति उत्तम है, परंतु इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जनक थाटों में केवल 7 राग लगते हैं, पर जन्य रागों में हमीर, केदार, इसमें 9 स्वर भी प्रयुक्त होते हैं जन्य रागों में, ठीक है। जो मूल स्वर थाटों में है वे जन्य रागों में नहीं, जैसे कल्याण थाट को जन्य, केदार और हमीर राग में शुद्ध मध्यम की प्रबलता है, परंतु कल्याण थाट में इसका अभाव है। खमाज थाट में कोमल निषाद है, परंतु इसके जन्य राग देश, तिलक, कामोद में दोनों निषाद लगते हैं। ये अलग अलग बातें कही गई है। जयजयवंती में दोनों गंधार और दोनों निषाद लगते हैं। इसी तरह ललित, पटदीप, मधुवंती आदि राग किसी थाट के अंतर्गत नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ललित को जबरन मारवा थाट के अंतर रखा गया है। इस प्रकार चंद्रकौंस, अहीर भैरव आदि रागों के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये बताइएगा। अहीर भैरव में ऐसा क्या है जो वो भैरव थाट में रखने लायक नहीं है। फिर अब प्राचीन काल से आज तक राग वर्गीकरण के जितने भी विभाजन हो चुके हैं, उनमें से थाट राग वर्गीकरण आधुनिक काल के लिए सर्वोत्तम है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेल राग वर्गीकरण। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। आइए, मेल राग को आधुनिक थाट का पर्यायवाची कहा जा सकता है। जिस प्रकार से आधुनिक काल में थाट राग प्रचलित हैं, उसी प्रकार मध्य काल में मेल राग प्रचलित था। मेलों की संख्या के विषय में अनेक मत थे। कुछ ने 12, कुछ ने 19 और वेंकट मुखी ने 72 मेल सिद्ध किए।
ठीक है, कुछ ने 12 बताए, कुछ ने 19 और वेंकट मुखी ने 72 मेल सिद्ध किए हैं। आज भी कर्नाटक पद्धति में मेल शब्द प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? कर्नाटक पद्धति में। जिस प्रकार यहाँ 10 थाट माने जाते हैं, उसी प्रकार कर्नाटक में 19 मेल माने जाते हैं। मध्यकालीन मेल राग वर्गीकरण प्राचीन मूर्छना वर्गीकरण का विकसित रूप है। देख लीजिए, मध्यकाल का जो मेल राग वर्गीकरण है वो प्राचीन काल में जो मूर्छना वर्गीकरण था उससे विकसित हुआ है। कविवर लोचनकृत राग तरंगिणी में 12 मेलों का उल्लेख किया गया है। भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्नाट, केदार, यमन, सारंग, मेघ, पूर्वी, धनाश्री, मुखारी और दीपक, ये 12 मेल राग तरंगिणी के अंदर किसने लिखी है? कविवर लोचन ने। ठीक है, इसी तरह रामामात्यकृत स्वर मेल कलानिधि, स्वर मेल कलानिधि में 20 मेलों का वर्णन किया गया है। श्री हिंडोल, मालवगौड़, मुखारी, शुद्ध रामक्रिया, सारंगनार, देशाक्षी, शुद्ध नाट, कन्नड़ गौल, अहिरी, नादराम क्रिया, शुद्ध बराल, रीति गौल, बसंत भैरवी, केदार गौल, सामवराली, हिज्जूजी, काम्बोज सामंत। पुंडरिक विठलकृत सद्राग चंद्रोदय में 19 मेलों का वर्णन किया है। कौन कौन से? देख, मुखारी, मालवगौड़, केदार, हिज्जे हमीर, नर कामोद, तोड़ी, आभीरी, शुद्ध वराली, शुद्ध राग क्रिया, सारंग, कल्याण हिंडोल, नंदराय, क्रिया, श्री, शुद्ध नाट, देशाक्षी, कर्नाट गौड़, ये किसने बताए हैं? पुंडरीक विठल ने। और वेंकटमुखी कृत चतुर्दंडी प्रकाशिका में 19 मेलों का वर्णन किया गया है। भूपाली, वसंत भैरवी, सामवराली, मुखारी, गौल, भैरवी, अहिरी, हिज्जूजी, श्री, शंकराभरण, काम्बोजी, देशाक्षी, सामंत, शुद्ध वराली, पंतुवराली, नाट, शुद्ध रामक्रिया, सिंहरव तथा कल्याणी गौल। इसके अतिरिक्त इन्होंने 72 तथा कुछ हिंदुस्तानी पद्धति के आचार्यों ने 32 मेलों का वर्णन किया है। मेलों को जनक तथा उनसे उत्पन्न रागों को जन्ना माना है। ठीक है, यानी कि जन्य। मेलों को तो कह दिया जनक और उनसे उत्पन्न जो राग हैं उनको जन्ना या जन्य कहा गया है। इसी प्रकार जो हमारा अगला वर्गीकरण है वो है शुद्ध छायालग एवं संकीर्ण राग वर्गीकरण। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक एक में हम करते रहेंगे। राग वर्गीकरण की इस व्यवस्था का प्रचलन प्राचीन काल में हुआ, किंतु यह प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में एक वर्गीकरण के रूप में अधिक प्रचलित न होते हुए भी एक सिद्धांत के रूप में प्रचलन में रहा। जैसे जाति गायन के अंतर्गत जाति वर्गीकरण का आधार भी शुद्ध छायालग ही था। इस वर्गीकरण के राग के 3 रूप शुद्ध, छायालग एवं संकीर्ण बताए गए हैं। इस वर्गीकरण में जो भी राग हैं उनके 3 रूप बताए हैं, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। जैसे ये देखिए, ये श्लोक है संगीत दर्पण का। इसका मतलब है कि राग के 3 भेद शुद्ध, छायालग तथा संकीर्ण कहे गए हैं। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। देखिए कैसे है। सबसे पहले पढ़ेंगे शुद्ध राग। ये श्लोक है, इसका अर्थ है शास्त्रीय नियमानुसार गाए जाने पर जो रंजक होते हैं वह शुद्ध राग कहलाते हैं। यह स्वयं में स्वतंत्र राग हैं। शुद्ध राग का सौंदर्य उसकी शुद्धता एवं स्वयं सिद्धता में निहित है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर अपने संगीतांजलि ग्रंथ में शुद्ध राग के विषय में लिखते हुए कहते हैं कि इसमें संवाद के नियमों का पालन होता है। और ये एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका कथन है संवाद के नियमों का पालन होता है, तो उसमें ओंकारनाथ ठाकुर इसका राइट आंसर था। इसी तरह जो छायालग राग है उनके लिए ये श्लोक दिया गया है। इसका मतलब है कि छायालग राग में किसी दूसरे राग की छाया आने से रंजन होता है। छायालग नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिन रागों में किसी अन्य राग की छाया आए वे छायालग राग कहलाते हैं, किंतु यह स्पष्ट हो कि वह मिश्रण मात्र छाया मात्रिक हो तथा यह मिश्रित राग प्रतीत न हो, तभी इसे छायालग राग कहा जा सकता है। यानी कि इसमें थोड़ी मात्रा के अंदर ही छाया पड़नी चाहिए, पूर्ण रूप से एक मिश्रण ना दिखाई दे। छायालग रागों की सुंदरता राग में अन्य राग की छाया से बढ़ती है। इसे कुछ विद्वानों ने सालंग भी कहा है। इसी तरह जो है संकीर्ण राग, संकीर्ण ये देख लीजिए, इसके लिए श्लोक है, अर्थात संकीर्ण रागों की रचना शुद्ध और छायालग
रागों के मिश्रण से रंजन हेतु होती है, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए। अतः कहा जा सकता है कि जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो वह संकीर्ण राग कहलाते हैं। जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो गया वो संकीर्ण राग हो गए। प्रसिद्ध विद्वान A.H. फॉक्स स्ट्रॉन्गवे ने अपनी पुस्तक द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान में लिखा है कि राग रागिनियों के मिश्रण से अद्भुत राग संकीर्ण राग है। ठीक है, ये बुक का नेम है, याद रखिएगा, और इसमें ये बात कही गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शुद्ध राग पूर्णतया शास्त्रोक्त रीतिबद्ध छायालग 2 रागों के छाया मात्रिक सम्मिश्रण तथा संकीर्ण राग शुद्ध एवं छायालग रागों के मिश्रण से उत्पन्न होकर रंजक हैं, यानी कि वो राग की सुंदरता बढ़ाते हैं। वर्गीकरण की यह व्यवस्था मध्यकालीन विद्वानों द्वारा भी स्वीकार्य रही है, जबकि राग वर्गीकरण का यह आधार आधुनिक समय में भी प्राय सुनने में आता है। अतः कहा जा सकता है कि वर्गीकरण की यह पद्धति प्राय तीनों कालों प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में स्वीकार्य रही है। इस प्रकार वर्गीकृत ये व्यवस्था आज भी प्रचलन में दिखती है। रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण, तो इसके अंदर हम डिटेल से समझेंगे इसे। देखिए, 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया गया। उनके नाम निम्न है। देखिए, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये जो 10 वर्ग थे। इनमें से प्रथम 6 वर्ग मार्गी संगीत के अंतर्गत आते हैं और अंतिम 4 देशी संगीत के अंतर्गत आते हैं। पहले जो हैं 6 वो मार्गी संगीत के अंदर, और जो लास्ट के 4 हैं वो देशी संगीत में आते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो प्राचीन जातियां वास्तव में मूल राग हैं। इन जातियों के विकार उत्पन्न होने से ही अनेक रागों का जन्म हुआ। स्वामी प्रजानंद के अनुसार जाति में ग्राम राग की उत्पत्ति षड्ज व मध्यम 2 ग्राम पर आधारित होती है। ये जातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आती है जी मार्कंडेय पुराण में 7 स्वरों के साथ 7 ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। हरिवंश पुराण में 6 ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है। ग्राम रागों का विभाजन गीतियों के आधार पर किया गया, जो कि इस प्रकार है। देखिए, गीतियों के आधार पर सबसे पहले आते हैं ग्राम राग, जिनसे भाषा के स्वरूप निश्चित होते हैं और अनेक मिश्रित राग उत्पन्न होते हैं, वे ग्राम राग कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे क्या है, भाषा के जो स्वरूप निश्चित होते हैं और बहुत से जो मिश्रित राग हैं वो उत्पन्न होते हैं। ग्राम राग 5 गीतियों शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारिणी के आधार पर बंटे हुए हैं। शारंगदेव ने 30 ग्राम राग माने हैं। मतंग के अनुसार शुद्धा 5, भिन्न 5, गौड़ी 3, राग गीति 8 और साधारणी 9, कुल 32 हैं। मतंग के अनुसार कितने हैं? 32 है। और शारंगदेव ने कितने माने हैं? 30। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं जी, ग्राम रागों की कुल संख्या 30 है और उसकी जो तालिका है वो नीचे देखिए। शुद्धा गीति में 7 ग्राम राग, भिन्ना के अंदर 5 ग्राम राग, गौड़ी 3 ग्राम राग, बेसरा गीति से 8 ग्राम राग और साधारणी से 7 ग्राम राग, यानी कि टोटल 30 ग्राम राग इनके ये हैं। फिर पढ़ेंगे हम उपराग के बारे में। देखिए, ग्राम रागों के समीप होने के कारण इन्हें उपराग कहा गया, क्योंकि ये ग्राम रागों के बिल्कुल क्लोज थे। शक तिलक, तक सैंधव, कोकिला पंचम, रेवगुप्त, पंचषाढ़व, भावना पंचम, नाग गांधार तथा नाग पंचम आदि कुल 8 उपराग हैं। ये 8 उपराग हैं। फिर आ जाते हैं जी राग। कल्लीनाथ के अनुसार जातियों से ही उत्पन्न अन्य 20 राग हैं, जैसे श्री, नट, बंगाल प्रथम, बंगाल द्वितीय, भास, मध्यम षाढ़व, रक्तहंस, कोल्हास, प्रसव, भैरव, ध्वनि, मेघराग, सोमराग, कामोद प्रथम, कामोद द्वितीय, आम्र पंचम, कंदर्प, देशाख्य, कैशिक कुकुब तथा भट्ट नारायण। इस प्रकार ये 20 राग कहे गए हैं, जो ग्राम रागों के मध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जी भाषा जनक राग। संगीत रत्नाकर में यास्टिक के अनुसार, नाम है एक यास्टिक, उसके अनुसार सोवेरी, कुकुब, टक पंचम, भिन्न पंचम, टक कैशिक, हिंडोल, बौद्ध, मालव कैशिक, गांधार पंचम, भिन्न षडज, बेसर षाढ़व,
मालव पंचम तान। पंचम षाडव इस प्रकार याष्टिक मतानुसार कितने हैं? 15 राग माने गए हैं। आपने ये याद रखना है कि याष्टिक ने कितने माने हैं? 15। भाषाजनक राग मतंग के 6, कश्यप के 12 और शार्दुल के अनुसार 4 ही हैं। फिर आ जाते हैं जी नान्यदेव के अनुसार। भाषाजनक रागों को मूल राग कहा गया है। मतंग के अनुसार भाषा के 4 भेद हैं, मुख्या, स्वराख्या, दंशजा तथा अन्योपरागजा। जो अन्य भाषा से प्रभावित न हो वह मुख्या, जिसका नाम किसी देश के नाम पर हो वह देशज, और जिसका नाम किसी स्वर नाम पर हो वह स्वराख्या। संकीर्ण देशाख्या को दंशजा और अन्योपरागजा को छाया मात्रा नाम दिया है। भाषा रागों की संख्या 95 है, यानी कि 95। अब पढ़ते हैं जी हम रागांग राग। जिन रागों में ग्राम रागों की कुछ छाया पड़ती है उन्हें रागांग राग कहते हैं। संगीत दर्पण के अनुसार जिनमें ग्राम रागों की कुछ छाया दृष्टिगोचर होती है वे रागांग राग कहलाते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार रागांग राग 8 प्रकार के माने गए। पार्श्वदेव में देशी रागों को रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग वर्गों में बांटकर हर एक वर्ग में संपूर्ण षाडव और औडव के भेद के अनुसार एक राग सूची प्रस्तुत की है, जिनकी कुल संख्या 20 है। समझ गए? इसकी संख्या कितनी है? 20। फिर आते हैं जी भाषांग राग। जिन रागों में भाषा राग की कुछ छाया पड़ती है उन्हें भाषांग राग कहते हैं। संगीत दर्पण के अनुसार जिनमें भाषा रागों की कुल छाया दृष्टिगोचर होती है वे भाषांग राग हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार भाषांग राग 11 हैं। कितने हैं? 11। पार्श्वदेव के अनुसार भाषांग राग संपूर्ण 21, षाडव 11 और औडव 15 हैं। ये पार्श्वदेव के अनुसार हैं। आगे आ जाते हैं जी क्रियांग राग। क्रियांग राग जिन रागों को सुनने से हमारी इंद्रियां प्रोत्साहित होती हैं उन्हें क्रियांग राग कहते हैं। करुणा, उत्साह तथा शोकादि को दीप्त करने वाली क्रियाओं से उत्पन्न राग क्रियांग राग कहलाते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार क्रियांग राग 12 हैं। पार्श्वदेव के अनुसार क्रियांग राग संपूर्ण 2 व षाडव 1 है, अतः इनकी कुल संख्या 3 है। संगीत रत्नाकर के अनुसार 12 है और पार्श्वदेव ने इनकी संख्या 3 बताई है। आगे है उपांग राग। उपांग भाषांग क्रियांग का सामान्य अनुसरण करने को उपांग कहते हैं। सिंह भूपाल के अनुसार अंग के आश्रय से उत्पन्न राग उपांग कहलाते हैं। संगीत दर्पण के अनुसार राग की छाया बहुत कम दृष्टिगोचर होती है, इनको उपांग कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग राग 3 है और पार्श्वदेव के अनुसार उपांग राग संपूर्ण 18, षाडव 7, औडव 6, इनकी कुल संख्या 31 है। किसके अनुसार है? पार्श्वदेव के अनुसार। इस तरह से पार्श्वदेव ने अपने ग्रंथ समयसार में 101 रागों के नाम दिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं रागांग वर्गीकरण के बारे में। देखिए रागांग वर्गीकरण। विद्वानों के कथनानुसार स्वर्गीय नारायण मोरेश्वर खरे, जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के शिष्य थे, इन्होंने ही 30 रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित किया। समस्त रागों का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात 30 स्वर समुदाय चुने, जैसे गामा रेसा या मग रेसा आदि। ये मुख्य स्वर समुदाय जिन रागों में सबसे अधिक प्रमुख थे उसी राग नाम से उस रागांग को पुकारा। इस पद्धति में सभी रागों में से मुख्य 30 रागों को प्रमुख माना जाता है, यानी कि मुख्य जो हैं वो 30 ही रागे हैं। इन्हीं को रागांग कहते हैं। ये जो मुख्य हैं यही रागांग हैं। इन्हीं 30 रागों के अंतर्गत सभी रागों को रखा जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत स्वर साम्य की तुलना में स्वरूप साम्य पर अधिक ध्यान रखा गया। प्रत्येक रागांग की अपनी एक विशेष पहचान एवं छवि होती है जो उस अंग के सभी रागों में पाई जाती है। कुछ मुख्य रागों में ऐसे स्वर समूह होते हैं जिनसे उनकी स्वतंत्र छवि तथा पहचान बनती है। ऐसे ही स्वतंत्र अंग वाले राग प्रमुख राग माने जाते हैं। देखिए रागांगों में पहले स्वर समुदाय को बिलावल और दूसरे को भैरव रागांग की संज्ञा दी। रागांगों की संख्या अधिक और वर्गीकरण कुछ जटिल होने के कारण यह प्रचार में नहीं आ सका। 30 रागांगों में मुख्य इस प्रकार हैं: भैरव, भैरवी, बिलावल, कल्याण, खमाज, पूर्वी, काफी, मारवा, तोड़ी, कानड़ा, मल्हार, सारंग, बागेश्वरी, ललित, आसावरी, भीमपलासी, पीलू, कामोद आदि। अब पढ़ते हैं हम राग रागांग वर्गीकरण का उद्भव और विकास के बारे में। आचार्य मतंग के काल में हमें देशी रागों के 4 वर्गीकरण जैसे रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग के प्रमाण प्राप्त होते हैं।
संगीत रत्नाकर के टीकाकार सिंह भोपाल और कल्लीनाथ दोनों ने कुछ पाठ भेद से इस संदर्भ में मतंग के मत का उल्लेख किया है। जिन रागों में ग्राम रागों की छाया मात्र हो वे रागांग राग कहे जाते हैं। जिन रागों में रागों की छाया स्वर समूह में दिखाई देती है, जिसके श्रवण से राग मर्मज्ञों को यह पता चल जाता है कि यह स्वर समूह में अमुक राग झांक रहा है, यही छाया है। मध्यकाल में इस सिद्धांत का और अधिक विस्तार हुआ। संगीत पारिजात आदि ग्रंथों में एक राग के अनेक भेदों में इसी सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। आगे चलकर पंडित भाव भट्ट ने राग भेद वर्गीकरण के रूप में इसका उल्लेख किया है, जिसमें बिलावल, कल्याण आदि 18 भेदों से 148 रागों के नाम उपलब्ध होते हैं। रागांग वर्गीकरण का प्रभाव मेल सिद्धांत के अंतर्गत रागों को वर्गीकृत किए जाने के पश्चात भी दिखाई देता है। पंडित भातखंडे एक मेल के अंतर्गत अनेक रागांगों का समावेश करते हैं। मेल राग वर्गीकरण पद्धति भी इस वर्गीकरण का प्रबल प्रभाव है। मेल राग वर्गीकरण पद्धति है, उसमें भी इस वर्गीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रबलता का प्रमुख कारण यही है कि राग की सामान्य पहचान तो स्वरों के द्वारा हो जाती है, परंतु सूक्ष्म पहचान विशिष्ट स्वर समूहों के माध्यम से होती है। किसी स्वर समूह की यही मुख्य पहचान रागांग कहलाती है। अब आगे है देखिए, उत्तर भारतीय संगीत में ऐसे अंग प्रमुख राग जिनके स्वतंत्र अंग सर्वमान्य है तथा जिनकी छाया या अंग प्रभाव दूसरे रागों में दिखाई देते हैं, अथवा भारतीय संगीत में प्रचलित प्रमुख रागांगों के आधार पर भारतीय संगीत के रागों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बिलावल अंग के बारे में। बिलावल अंग इस राग का प्रमुख अंग इस प्रकार है, जैसे पूर्वांग में तो लगता है ग रे गा प म ग म रे सा, और उत्तरांग में लगता है गा प ध ध नी सा। उत्तरांग में धैवत स्वर निषाद स्वर का कर्ण लगाते हुए गाया जाता है। जब उत्तरांग आता है ना तो धैवत स्वर है जो निषाद का कर्ण लगता है तब। पूर्वांग में गंधार वक्र रहता है, यहाँ है ना, देखिए गापा मग मग अमरे सा। बिलावल थाट के सभी रागों में उपयुक्त पूर्वांग व उत्तरांग के स्वर समूहों में से किसी राग में एक अथवा किसी राग में दोनों अंगों का उपयोग किया जाता है। इस अंग के अन्य प्रमुख राग अलैया बिलावल, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल और शुक्ल बिलावल हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख राग हैं। आगे बढ़ते हैं कल्याण अंग की तरफ। आगे है कल्याण अंग। यमन का पूर्वांग के अंग नीरे ग रेसा और उत्तरांग में माधा नी धापा गापा धापा रेसा और साधा पागा इस राग का प्रमुख अंग है, जो कि यमन की बात हो रही है। ठीक है, अब इस राग के प्रमुख राग यमन और शुद्ध कल्याण हैं। इस अंग के अन्य प्रमुख रागों में पूरिया कल्याण, यमन कल्याण, जैत कल्याण, श्याम कल्याण आदि आते हैं। अब देखिए काफी अंग। काफी अंग काफी अंग भारतीय संगीत का प्रमुख थाट है। काफी अंग का काफी प्रमुख राग है, यानी काफी थाट का काफी प्रमुख राग है। काफी राग के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं, म प ध म ग रे सा, रे गा म ग रे गा रे सा, सारे गा गा मा पा। काफी राग जो है ना वो देखिए, जब सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा, ये इसकी पकड़ में आपको दिखाई देगा तो इस स्वर समूह से सहज ही पहचान में आ जाता है। काफी अंग के अन्य प्रमुख रागों में सैंधवी या सिंदूरा, बरवा, मिश्र काफी और पीलू आदि हैं। इस अंग के प्रमुख रागों में से काफी, धनाश्री, कानड़ा, मल्हार और सारंग, इन 5 अंगों को रखा गया है। अब आता है जी धनाश्री अंग। और थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि टाइपिंग करवाते या करते समय क्या होता है, कोई स्वर कोमल करना अर्थात विकृत करना वगैरह रह जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप भी थोड़ा इस चीज पे खोज कर लीजिएगा। धनाश्री अंग मूलतः काफी थाट का राग है। धनाश्री जो है मूलतः काफी थाट का राग है। साथ ही काफी अंग के अंतर्गत आने वाले 5 रागांगों में से एक अंग भी है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर वर्ज्य है, अतः इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इस राग में सागा की संगति से राग स्पष्ट हो जाता है। भीमपलासी एवं धनाश्री समप्राकृतिक राग है, परंतु भीमपलासी में मध्यम तथा धनाश्री में पंचम स्वर का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसी भेद से इन रागों की पहचान अलग अलग हो जाती है। इस राग का आरोह सागा म प नी सा और अवरोह सा नी धा प म ग रे सा है। धनाश्री अंग के मुख्य रागों में भीमपलासी, हंस की कणी, पट्टदीप की धानी और पट्टदीप आदि का नाम प्रमुख है। धनाश्री राग के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं, सा नी सा ग रे सा, गा म प नी ध प म ध प म प ग, सा गा म प ग म प ग रे सा।
इसको गाकर आप जरूर देखिएगा। फिर आता है जी सारंग अंग। वृंदावनी सारंग का प्रमुख अंग पूर्वांक उत्तरांग में इस प्रकार है। सा नी सारे रेमा पा मारे मारे नी सा। सारंग का प्रमुख राग वृंदावनी सारंग को माना जाता है। सारंग अंग के प्रमुख रागों में वृंदावनी सारंग, मधुमाद सारंग, शुद्ध सारंग, सामंत सारंग, मियाँ की सारंग। फिर आता है जी कानड़ा अंग। श्रीपाद बंदोपाध्याय के अनुसार कानड़ा अंग में नीपा संगति ही इस अंग की पहचान मानी जाती है। कानड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह नीपा सागा मा रे सा। यह स्वर समूह कानड़ा अंग के सभी रागों में पाया जाता है, यानी कि सारे रागों में। इस अंग के प्रमुख राग दरबारी कानड़ा, नायकी, सुहा, सहाना, जय जयवंती हैं। अब आगे आता है जी मल्हार अंग। इस अंग के प्रमुख राग शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार हैं तथा इन तीनों की छाया से मल्हार के अनेक प्रकार बनते हैं। शुद्ध मल्हार पारिजात मल्हार या मेल के नाम से वर्णित है। संभवतः प्राचीन मल्हार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मल्हार के साथ शुद्ध शब्द लगाया गया हो, इसलिए उसको कहते हैं शुद्ध मल्हार, है ना। शुद्ध मल्हार का ग नी वर्जित ओडव का रूप बहुत कम प्रचलित है, परंतु इसका प्रमुख स्वर समूह अंग इस प्रकार है। रे मा पा मा नी मा पा नी धा नी सा, ये प्रमुख अंग हैं। आगे आता है जी खमाज अंग। खमाज अंग विनायक नारायण पटवर्धन के अनुसार खमाज राग का प्रमुख अंग गामा पा धा नी धा पा धा ग मा ग है। इस अंग का प्रमुख राग खमाज है। यह एक लोकप्रिय राग है। इसका स्वर समूह इस प्रकार है। धानी पा धा नी सा नी धा पा धा मा ग। इस अंग के अन्य राग झंझोटी, तिलंग, रागेश्वरी, दुर्गा आदि है। आप इनको नोट कीजिएगा। इसमें क्या है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खमाज अंग का राग है या नहीं है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। फिर आता है जी भैरव अंग। इसका अंग प्रधान राग भैरव है। पूर्वांग में मुख्य अंग गामा रेगा रेसा। अब यहाँ पर देखिए रे कोमल करना रह गया ना, तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उत्तरांग में गामा दाधा नीपा है। अन्य मुख्य रागों में अहीर भैरव, आनंद भैरव, बैरागी भैरव, नट भैरव आदि हैं। फिर आता है जी गौरी अंग। गौरी अप्रचलित और अनेक रूप वाली है। यह भैरव तथा पूर्वी मेल में गाई जाती है। गौरी का मुख्य अंग सारे नी सा रेगा रे गामा गा रेगा रेसा है। इसमें गंधार और निषाद को बढ़ाकर सायंकालीन अन्य रागों से अलग किया जाता है। गौरी के मेल से ललिता गौरी, आशा गौरी और मैती गौरी आदि प्रकार बनते हैं। पुराने ग्रंथों में इसके स्वर भैरव मेल के हैं। सायंकाल में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है, अतः शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम के प्रयोग से पूर्वी मेल की गौरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पूर्वी मेल की गौरी का। फिर आता है जी श्री अंग। इसका रागांग प्रमुख राग श्री है। श्री का प्रमुख अंग है रे रे पा ध पा म रे ग रे सा। गौरी के भेदों में कहीं कहीं श्री अंग दिखाई पड़ती है। त्रिवेणी श्री अंग का प्रमुख सायंकालीन राग है। कौन सा? त्रिवेणी। श्री टंक या टंकी त्रिवेणी से मिलता जुलता राग है। आगे है जी तोड़ी अंग। तोड़ी सारे ग रे ग रे सा तोड़ी का मुख्य अंग है। विनायक पटवर्धन के अनुसार इस राग का प्रमुख स्वर समूह अथवा अंग जो है निधा नीरे गामा रेगा रेसा। यह राग केवल 3 स्वरों का सारे गा से स्पष्ट हो जाता है। इस अंग के राग गुर्जरी तोड़ी, भोपाल तोड़ी, विलास खानी तोड़ी और बहादुर तोड़ी आदि हैं। फिर आता है जी मारवा अंग। मारवा अंग देखिए रेगा म ध ध म ग रे। यह मारवा का प्रमुख अंग है। पूरिया को भी कुछ लोग मारवा अंग का राग मानते हैं, परंतु पूरिया में केवल मारवा के स्वर हैं, मारवा अंग नहीं। पूरिया एक स्वतंत्र अंग माना जाता है। भटियार को कुछ लोग मारवा अंग का राग मानते हैं, परंतु इस राग के अनेक गीतों में मारवा का अंग बहुत कम दिखाई देता है। वास्तव में भटियार अनेक रागांशों का मिश्रण है। ऐसे रागों को किसी अंग विशेष में समेटना कठिन है। मारवा अंग के राग बहुत कम पाए जाते हैं। आगे है जी भैरवी अंग। इस अंग का प्रमुख राग भैरवी है। किसी भी स्तर से प्रारंभ करके इच्छा अनुसार स्वर विस्तार करने से भी भैरवी दिखाई देती है। स्वभावतः
यह सीधा, मधुर, सरल व बहुप्रचलित राग है। ऋषभ को बढ़ाने से भैरवी राग अधिक निखरता है। इसका प्रमुख अंग अथवा स्वरूप इस प्रकार है: सारे सा, सारे गामा, गामा प म गामा, रे सा, नी सा गामा मा। अब आ जाती है जी आगे आसावरी अंग। इस अंग का प्रमुख राग आसावरी है। कोमल ऋषभ या शुद्ध ऋषभ दोनों में मापा ध, मापा मा, गामा रेसा यह स्वर समूह प्रधान होता है। देशी, जौनपुरी, गांधारी तथा देवगंधार आदि रागों का इसमें सहज ही समावेश हो जाता है। कुछ कोमल ऋषभ आसावरी को तोड़ी भी कहते हैं। कोमल ऋषभ जो आसावरी है उसको कुछ लोग क्या कहते हैं? तोड़ी भी कहते हैं। फिर आता है जी पूर्वी अंग। पूर्वी राग पूर्वी थाट का आश्रय राग है। इस थाट में रे ध कोमल और म तीव्र, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। इस थाट का जो आश्रय राग होने के कारण पूर्वी में भी इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी अंग के प्रमुख राग हैं पूरिया धनाश्री, जैतश्री, हंस नारायणी तथा देश आदि। ये सब क्या है? पूर्वी अंग के राग हैं। पूर्वी राग का प्रमुख स्वर समूह नीसा, रेगा रेगा, मगरेसा। विनायक नारायण पटवर्धन के अनुसार इस राग का प्रमुख अंग ध प म ग रे म ग म रेसा है। आगे है जी केदार अंग। यह कल्याण थाट का एक प्राचीन राग है। इस राग में दोनों मध्यम लगते हैं, परंतु तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह में केवल पंचम के साथ किया जाता है। इस राग का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी षडज है। इसका आरोह इस प्रकार है: सा म प ध प नि ध सा, और अवरोह इस प्रकार है: सा नि ध प म प ध प म रे सा। इस अंग के मुख्य राग इस प्रकार हैं: मलुहा केदार, जलधर केदार, बसंत केदार, बहार आदि। आगे है ललित अंग। ललित अंग मूल रूप से मारवा थाट का राग है। जो ललित है मूल रूप से किसका है? मारवा थाट का। इस राग में पंचम स्वर को वर्ज्य करते हैं, अतः इसकी जाति षाडव षाडव है। पंचम स्वर को जब वर्जित कर दिया तो 6 स्वर रह गए, तो षाडव षाडव है। इस राग की मुख्य विशेषता यह है कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग एक साथ ही किया जाता है। इसका मुख्य स्वर समूह इस प्रकार है: नीरे गामा म तथा ध म ग, यानी कि इसमें तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। फिर आता है जी हिंडोल अंग। हिंडोल मूलतः कल्याण मेल का राग है। इस राग में ऋषभ और पंचम राग वर्ज्य हैं, अतः इसकी जाति औडव औडव है। इस राग का वादी स्वर धैवत और संवादी गंधार है। इसका आरोह सागा म ध नीसा और अवरोह सा नि ध म ग सा इस प्रकार है। इस राग का मुख्य स्वर समूह ग सा म ग सा है। जो मेन स्वर समूह है वो ये है। आगे है जी मुल्तानी। मुल्तानी मूल रूप से तोड़ी अंग का राग है। इसके आरोह में पंचम और ऋषभ वर्ज्य हैं और अवरोह संपूर्ण है। इसका आरोह सागा म प नीसा और अवरोह जो है सा नि ध प म ग रे सा है। मधुवंती तथा मधुकौंस आदि रागों में यह प्रधानता से दिखता है। फिर आता है जी कामोद अंग। कामोद कल्याण थाट का राग है। इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ है। इस राग को रात्रि के प्रथम पहर में गाया बजाया जाता है। इस राग के आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। आरोह में गंधार का वक्र प्रयोग किया जाता है। इस राग के अंग में रे पा की संगति वैचित्र्यपूर्ण एवं रंजकता से युक्त होती है। इस अंग का जो मुख्य स्वर समूह है वो है सा म रे पा। आगे आ जाइए बिहाग अंग। बिहाग बिलावल थाट का राग है। गंधार स्वर इस राग में मंदर तथा अंश स्वर माना जाता है। इस राग में व्यवहार में दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इस राग में निषाद स्वर का लगा वैचित्र्यपूर्ण एवं रागवाचक है। आजकल यह राग एक स्वतंत्र अंग के रूप में जाना जाता है। इस अंग के मुख्य राग सावनी, बिहागड़ा, नट बिहाग, पट बिहाग आदि हैं। फिर है जी जय जयवंती। जय जयवंती खमाज थाट का राग है। इस राग का वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी धैवत है। इसको रात्रि के द्वितीय पहर में गाया बजाया जाता है। इसमें दोनों गंधारों और दोनों निषादों का प्रयोग किया जाता है। पंडित भातखंडे का मानना है यह राग सोरठ और देश अंगों से युक्त है।
यह राग भी अपनी विशिष्टता के कारण आज स्वतंत्र अंग के रूप में माना जाता है। इस राग का मुख्य अंग अथवा स्वर समूह रेगा रेसा साधा नीरे, ये है इसका मुख्य अंग। फिर है देश अंग। यह खमाज थाट का राग है। इसमें दोनों निषाद शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इसमें दोनों निषाद और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग के आरोह में गंधार और धैवत वर्ज्य है। वादी ऋषभ और संवादी पंचम है। इस राग को रात्रि के द्वितीय पहर में गाते हैं। इसका जो मुख्य अंग और जहाँ स्वर समूह इसका जो है रेमा पा निधा पा पाधा मागा रे गसा, ये इसका मुख्य अंग है, स्वर समूह है। आगे आ जाइए जोग अंग। जोग काफी थाट का राग है। इस राग में दोनों गंधार युक्त होते हैं। निषाद कोमल तथा ऋषभ और धैवत स्वर वर्ज्य हैं। इसमें निषाद जो कोमल है रे धा वर्जित है। इस राग के आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है। इस राग पर कई रागों की छाया सहज ही आने लगती है, अतः इस राग को सावधानी पूर्वक गाना अपेक्षित है। इस राग का मुख्य स्वर समूह अंग जो है वो देखिए ग म प नी सा नी प म ग म प ग सा नी नी सा ग म प सा नी नी सा ग है। इस अंग के मुख्य राग मालकौंस, जोगकौंस, कौंसी कानड़ा और मधुकौंस आदि है। इस प्रकार अन्य ऐसे राग हैं जो अपनी वैशिष्ट्य के कारण विशिष्ट अंग के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सोरठ, अंश व पहाड़ी आदि। किंतु नारायण मोरेश्वर खरे ने केवल 26 रागांगों के आधार पर ही रागों का वर्गीकरण किया था। बाकी के ये कुछ अंग अपनी विशिष्टता के कारण ही प्रचार में आ गए। अतः आधुनिक काल में उपरोक्त लगभग 30 रागांग प्रचार में हैं। वास्तविकता तो यह है कि राग की रचना जब किसी अंग विशेष को लेकर की जाती है तो ऐसे रागों को किसी अंग में रखा जा सकता है, किंतु जब राग की रचना का आधार अंग प्रधान न होकर स्वर प्रधान होता है तब ऐसे रागों को किसी अंग विशेष के दायरे में रखना कठिन होता है। रागों को प्रधानतः शुद्ध, अंग प्रधान व स्वर प्रधान इन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शुद्ध, छायालग व संकीर्ण वर्गीकरण इसी दृष्टि से किया गया मालूम होता है। वर्तमान समय में इस वर्गीकरण को थाट राग वर्गीकरण के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है। प्राचीन संगीत में जाति, जाति राग तथा ग्राम राग तीनों का प्रचार था। ईस्वी 6वीं शताब्दी के बाद भारतीय संगीत में विभिन्न भाषाओं अर्थात स्थानीय शैलियों का विकास होने लगा। पंडित शारंगदेव ने अपने समय में प्रचलित रागों का विभाजन 10 भागों में किया। राग वर्गीकरण की पद्धतियां समय समय पर प्रचलित रहीं, जैसे राग रागनी वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण, राग रागांग वर्गीकरण। रागों का निम्नानुसार वर्गीकरण भी मध्य युग में पाया जाता है: शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग। राग का जैसा स्वरमय रूप है वैसा ही भावमय रूप भी है। इसी भावमयता को लेकर राग रागिनियों के विभिन्न ध्यान तथा रागमाला नामक चित्रों का निर्माण किया गया। राग रागिनी वर्गीकरण, तो आइए इसको डिटेल से जानते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास के लिए माया, ब्रह्मा, शिव शक्ति, स्त्री पुरुष तथा पति पत्नी इन 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। यही भारतीय सृष्टि तत्व का दर्शन है। इसी दृष्टि से सांगीतिक दृष्टि के विकास एवं उत्पत्ति के लिए भी स्त्री पुरुष रूप राग रागिनी सिद्धांत का व्यवहार संगीत में पाया जाता है। इसी सिद्धांत का प्रभाव राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति के ग्रंथों में भी दिखाई देता है। इस वर्गीकरण के रागों को पति पत्नी तथा पुत्र पुत्र वधू आदि मानकर इसी आधार पर रागों का वर्गीकरण किया गया है। मध्यकालीन क्रिया कुशल गुणियों में सूरदास व अन्य अष्टछाप के कवि स्वामी हरिदास एवं तानसेन आदि राग रागिनी वर्गीकरण को ही मानने लगे थे। स्वर साम्य के साथ स्वरोच्चार की समानता तथा चलन समता जैसे कुछ सिद्धांतों को आधार बनाकर इस वर्गीकरण में संशोधन किया गया, परंतु प्राचीन परंपरा का सुदृढ़ सहयोग न मिल पाने से यह व्यवस्था गुणियों में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। फिर देखिए राग रागिनी वर्गीकरण की उत्पत्ति व मान्यताएं। ये श्लोक देखिए, इसका अर्थ है कि शिव तथा शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति हुई। महादेव के 5 मुखों से 5 राग और छठा राग पार्वती के मुख से उत्पन्न हुआ। तो देखिए 5 राग कौन से थे? पूर्व मुख से भैरव राग, पूर्व मुख से कौन सा है? भैरव राग। पश्चिम मुख से हिंडोल राग, उत्तर मुख से मेघ राग, दक्षिण मुख से दीपक राग और आकाशोन्मुख से श्री राग, और जो पार्वती जी के मुख से कौशिक राग उत्पन्न हुआ। ये
5 राग ये और छठा राग ये, याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। राग रागिनी वर्गीकरण उत्तर भारत व दक्षिण भारत दोनों जगह प्रचलित था। संगीत मकरंद में पुरुष राग, स्त्री राग एवं नपुंसक राग आदि का विभाजन मिलता है तथा इनका संबंध रौद्र, वीर, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, करुण, भयानक, विभत्स व शांत रसों से जोड़ा गया है। इस ग्रंथ में ताल को विष्णु रूप, नाद को शिव रूप एवं गीतों को प्रणव ब्रह्म रूप बताया गया है। आगे है संगीत दर्पण, राग रागिनी वर्गीकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ, स्वीकार किया जाता है। इसमें शिव तथा शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति निम्न प्रकार बताई है। देखिए, अधोवक्त मुख, इससे श्री राग उत्पन्न हुआ। वामदेव मुख से बसंत राग, अघोर मुख से भैरव राग, तत्पुरुष मुख से पंचम राग और ईशान मुख से मेघ राग की उत्पत्ति हुई है। लास्य नृत्य के प्रसंग से पार्वती के मुख से नट्ट नारायण राग अवतरित हुआ। यह संगीत दर्पण में बताया गया, देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो राग रागिनी के मत हैं, 4 मत। राग रागिनी पद्धति को मानने वालों के मुख्य रूप से 4 मत हैं: शिव मत, कल्लीनाथ मत, हनुमंत मत तथा भरत मत। शिव मत को मानने वालों के लिए दामोदर कृत संगीत दर्पण नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। शिव मत और कल्लीनाथ मत दोनों में 6 रागों में 36 रागिनियां बनती हैं, परंतु रागों के नाम एक होने के बावजूद भी दोनों की रागिनियों में काफी भेद है। पंडित लोचन के ग्रंथ राग तरंगिणी में हनुमंत मत के अनुसार राग रागिनियों के नाम व ध्यान मिलते हैं। ये संगीत दर्पण के राग ध्यानों व नामों के समान हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिव मत। इसमें हम जो देखिए इनके रागों के नाम और रागिनियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन मत में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इसमें जो अलग है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, नोट साथ में बना लीजिएगा। सबसे पहला है शिव मत। संगीत दर्पण के अनुसार 6 रागों की 36 रागिनियों को स्वीकार किया गया। प्रत्येक की 6 रागिनियां होती हैं। उन 6 रागों और 36 रागिनियों का विवरण नीचे दिया गया है। देखिए, जो राग है श्री के अंदर जो रागिनियां है मालश्री, गौरी, केदार, त्रिवेणी, पहाड़िका, मधुमाधवी। बसंत है जो राग, उसके अंदर जो रागिनियां हैं ललिता, हिंडोली, सराटी, तोड़ी, देवगिरी और देशी। फिर आता है भैरव राग और इसकी रागिनियां हैं सैंधवी, बंगाली, गुणकिरी, रामकिरी, गुर्जरी, भैरवी। आगे है जी पंचम में आता है कर्नाटी, भूपाली, विभाषा, षटमंजरी, मालवी, नटहंसिका। फिर आता है जी नट नारायण, इसकी रागिनियां है आभारी, कल्याणी, कामोदी, नाटिका, सारंगी और नट हमवीरा। फिर आती है जी मेघ की जो रागिनियां हैं सावेरी, सोरती, मुल्लारी, हरश्रृंगार, गांधारी और कैशिकी। इसी तरह जो अगला मत है हनुमंत मत, इस मत के अनुसार 6 राग और प्रत्येक राग की 5 रागिनियां होती हैं। इस मत में 6 रागों की 30 रागिनियों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो राग है भैरव की हैं जो रागिनियां भैरवी, बंगाली, मध्यमादी, सैंधवी, वराटिका। फिर मालकौंस है और इसकी रागिनियां हैं खंबावती, गौरी, तौड़ी, कुकुब, गुणक्रिया। हिंडोल राग के अंदर जो रागिनियां हैं वो है रामकिरी, देशाख्या, बेलावली, ललिता, षटमंजरी। दीपन जो राग है उसमें है नाटिका, देशी, कामोदी, कानड़ा, केदारी। श्री राग के अंतर्गत जो रागिनियां हैं मालवी, मालश्री, वासंती, आसावरी और घनासिक। फिर आती है जी मेघ के अंदर है देशकारी, भूपाली, टक्का, गुर्जरी और मल्लारी। ये इनके नाम हैं। अगला मत है जी कल्लीनाथ मत को 6 राग व 36 रागिनियां इस प्रकार हैं इस राग की। देखिए, पहला राग है श्री के अंदर आती हैं गौरी, कोलाहल, धवल, वरोराजी, मालकौंस और देवगंधार। बसंत राग के अंदर जो रागिनियां हैं अधाली, गुणकली, षटमंजरी, गौड़गिरी, धाकी और देवसाग। फिर आती है भैरवी में भैरवी, गुर्जरी, बिलावली, बिहाग, कर्नाट और कानड़ा। फिर आता है जी पंचम के अंतर्गत त्रिवेणी, हस्तत्रेतहा, अहिरी, कोकब, बेरारी और आसावरी। फिर आती है नट नारायण, तिबंकी, त्रिलंगी, पूर्वी, गांधारी, रामा और सिंधु मल्लारी। नेक्स्ट है मेघ, बंगाली, मधुरा, कामोद, धनाश्री, देवतीर्थी और दिवाली। ये रागिनियां हैं। अब आता है जी भरत मत। चौथा मत है भरत मत। इसकी 6 राग और 30 रागिनियां इस प्रकार हैं। सबसे पहली है जी भैरव।
मधुमालवी, ललिता, बरोरी, भैरवी और बहुली। दूसरा है मालकौंस, जिसका प्राचीन नाम था कौशिक। इसके अंतर्गत रागिनियां आती हैं गुर्जरी, विद्यावती, तोड़ी, खंबावती, कुकुब, हिंडोल। हिंडोल के अंदर जो आती हैं रामकली, मालवी, आसावरी, देवरी और केकी। फिर आता है जी दीपक राग। दीपक राग की रागिनियां केदारी, गौरी, रुद्रावती, कामोद और गुर्जरी। फिर आती है जी राग श्री। श्री की जो रागिनियां हैं सैंधवी, काफी, ठुमरी, विचित्रा और सोहनी। मेघ राग के अंतर्गत जो रागिनियां हैं मल्लारी, सारंग, देशी, रतिवल्लभा और कानरा। सर्वप्रथम पटना के मोहम्मद रजा ने अपनी पुस्तक नागमाते आसफी, ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ध्यान रखिएगा, नागमाते आसफी किसकी रचना है ये पूछा जाता है, तो आप नाम याद रखिएगा, मोहम्मद रजा। और 1813 ईस्वी में उपरोक्त चारों मतों की आलोचना की। इन्होंने तात्कालीन राग रागिनी पद्धति को अवैज्ञानिक सिद्ध किया। एक नए वर्गीकरण की खोज में लग गए, किंतु स्वयं राग रागिनी पद्धति से बाहर नहीं जा सके। उन्होंने राग रागिनियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हनुमंत मत से मिलते जुलते 6 राग व 36 रागिनियों की नई पद्धति बनाई। यह पद्धति केवल कुछ समय तक प्रचलित रही। उनकी राग रागिनियों में कुछ समता अवश्य थी। उनकी नवीनता यह थी कि उन्होंने काफी के स्थान पर बिलावल को शुद्ध ठाट माना। याद रखिएगा, किसकी जगह पर? काफी के स्थान पर किसको शुद्ध माना? बिलावल को। फिर आते हैं जी मोहम्मद रजा की 6 राग व 36 रागिनियां इस प्रकार हैं। देखिए भैरव। भैरव में इन्होंने जो रागिनियां सम्मिलित की वो है भैरवी, रामकली, गुर्जरी, खट, गांधारी और आसावरी। फिर आता है जी मालकौंस। मालकौंस में जो रागिनियां हैं वो है बागेश्वरी, तोड़ी, देशी, सुधराई, सुहा और मुल्तानी। हिंडोल राग की रागिनियां पूरिया, बसंत, ललित, पंचम, धनाश्री और मारवा। फिर आती है श्री राग। श्री राग की रागिनियां गौरी, पूर्वी, गौरी, त्रिवण, मालवी और जैताश्री। नेक्स्ट है मेघ। मेघ में मधुमाधवी, गौड़, शुद्ध सारंग, बड़हंस, सामंत और सौरठ। आगे है जी नट। नट के अंतर्गत है छायानट, हमीर, कल्याण, केदार, बिहागड़ा और यमन। ये इन रागों के अंदर इन्होंने इन रागिनियों को सम्मिलित किया। स्वर्गीय भातखंडे ने स्वीकार किया कि मोहम्मद रजा के इस वर्गीकरण में राग व उनकी रागिनियों में कुछ समता अवश्य थी, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। फिर आती है जी राग रागिनी की आलोचना। किसी को राग, किसी को रागिनी तथा किसी को पुत्र राग मानने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार किसी को राग रागिनी अथवा पुत्र राग माना गया। किस आधार पर मुख्य राग 6 माने गए तथा संख्या 6 ही क्यों मानी गई, न कम और न अधिक? प्रत्येक राग की 6-6 अथवा 5-5 ही रागिनियां क्यों मानी गई? कम या अधिक भी मानी जा सकती थी। यदि 6 रागिनियां मानी भी गई हैं तो कुछ विशिष्ट रागिनियां किसी अमुक राग को ही क्यों मानेगी? जैसे उदाहरण के लिए हनुमंत मत के अनुसार भैरव की रागिनियां भैरवी, वैरारी, मधुमाधवी ही क्यों मानी गई, अन्य नहीं? इस प्रकार अनेक कमियां सामने आई। फिर है मोहम्मद रजा ने राग रागिनियों में स्वर साम्यता लाने की चेष्टा की, किंतु केवल स्वर साम्य पर्याप्त नहीं। अतः मध्यकाल के लिए राग रागिनी पद्धति भले ही वैज्ञानिक और न्याय संगत रही हो, किंतु आज इस पद्धति में अवैज्ञानिकता तथा न्याय असंगत की भरमार दिखाई देती है। शायद इसका कारण यह भी था कि मध्यकालीन राग आधुनिक रागों से पूर्णतया भिन्न थे। पहले शुद्ध ठाट काफी था और आज बिलावल माना जाता है। रागों का समय विभाजन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इनकी जो टाइम डिवीजन है वो कैसे की गई है। सबसे जरूरी बात ये रहती है कि टाइम डिवीजन, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, रागों का समय विभाजन। उत्तर भारतीय संगीत में रागों के गायन वादन का समय दिन व रात्रि के 24 घंटों के 2 भाग करके बांटा गया। पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक माना जाता है। इनमें पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग कहते हैं। इसी के अनुरूप रागों का विभाजन भी पूर्व राग एवं उत्तर राग में हुआ, जो निम्न है। सबसे पहले देखते हैं पूर्व राग। जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक यानी कि पूर्व भाग के समय में
गाए बजाए जाते हैं उन्हें पूर्व राग कहते हैं। इसी तरह जो उत्तर राग है, जो राग 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक यानी कि उत्तर भाग के समय में गाए बजाए जाते हैं उन्हें उत्तर राग कहते हैं। पूर्व राग और उत्तर राग को ही प्रचार में पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग कहते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। बढ़ते हैं आगे। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि इनको पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी राग क्यों कहते हैं। तो इसकी जो डिटेल है मैं आगे बताता हूँ। ये थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है। सप्तक के 7 शुद्ध स्वरों में तार सप्तक का सा मिलाकर यानी कि सारे गामा पधा सा, इस प्रकार स्वरों की संख्या 8 कर ली जाए। फिर इनके 2 हिस्से कर दिए जाएं, जैसे पूर्वांग और उत्तरांग, जिसमें पूर्वांग में आ जाएगा सारे गामा और उत्तरांग में आ जाएगा पधा सा। इस प्रकार सप्तक का पहला भाग पूर्वांग और दूसरा भाग उत्तरांग कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं पूर्वांगवादी राग। जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे गामा इन स्वरों में से होता है तो वे पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं। ऐसे राग प्राय दिन के पूर्व भाग यानी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। फिर आते हैं जी उत्तरांगवादी राग। जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के उत्तरांग अर्थात पधा सा इन स्वरों में होता है तो उसे उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ऐसे रागों का गायन समय प्राय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में होता है। उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने पर उस राग का गायन वादन का समय ज्ञात हो जाता है। जैसे आसावरी का वादी स्वर दैवत है अर्थात सप्तक का उत्तरांग स्वर है, तो इसके गायन वादन का समय भी प्रातःकाल है अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच उत्तरांग में, उसी के अंतर्गत प्रातःकाल आ जाता है। तो ये हो गया उत्तरांगवादी राग। अब आगे देखते हैं। यमन का वादी स्वर गंधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में है। अतः यमन राग के गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम पहर है जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के क्षेत्र में आता है। इसलिए यमन पूर्वांगवादी राग कहा जाएगा। आसावरी को उत्तरांगवादी राग कहेंगे। उपरोक्त विवेचन पर यह शंका होना स्वाभाविक है कि भैरवी में मध्यमवादी स्वर है जो कि सप्तक का पूर्वांग स्वर है, क्योंकि माँ जो पहले पार्ट में आ गया है ना, तो वो क्या हो गया, पूर्वांग में आ गया। फिर क्या कारण है कि भैरवी का गायन वादन समय प्रातःकाल बताया गया है, क्योंकि पूर्व में आ गया है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार भैरवी का गायन वादन समय दिन का उत्तर भाग अर्थात 12 बजे से रात्रि के 12 बजे बीच होना चाहिए। प्रातःकाल तो उत्तर भाग के अंतर्गत आता है। फिर भैरवी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में ही क्यों है। इसी प्रकार की यह भी शंका हो जाती है कि कामोद में पंचम वादी है जो कि सप्तक का उत्तरांग स्वर है, फिर क्यों इसे पूर्व भाग में गाते हुए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उपरोक्त शंकाओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में यद्यपि सारे गामा को सप्तक का पूर्वांग और पधा निसा को उत्तरांग कहा गया है, किंतु कुछ पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपरोक्त वर्गीकरण में लाने के लिए पूर्वांग का क्षेत्र सारे गामा पा और उत्तरांग का क्षेत्र मा पा धा नी सा इस प्रकार बढ़ाकर माना गया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, कई बार क्या होता है सारे गामा की जगह इसके साथ पा जोड़ लिया जाता है और यहाँ पर उत्तरांग के अंदर मा जोड़ लिया जाता है, यानी 5-5 स्वरों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सप्तक के 2 भाग करने से सा मा पा के तीनों स्वर सप्तक के उत्तरांग और पूर्वांग दोनों भाग में आ जाते हैं। और जब किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वर वादी होता है तो वह राग पूर्वांगवादी भी हो सकता है और उत्तरांगवादी भी हो सकता है। अब समझ गए जो कंफ्यूजन ऊपर था। इस प्रकार भैरवी और कामोद राग इसी श्रेणी में आ जाते हैं और कामोद में पंचमवादी होते हुए भी उसे पूर्वांगवादी राग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राग सप्तक के बढ़ाए हुए क्षेत्र में आ गए हैं। समझ गए। जो पंचम है वो पूर्व में ऐड कर लिया गया, हालांकि वो उत्तर का भाग था। जब इसको बढ़ाकर गाया गया तो वो पूर्व में आ गया। इस प्रकार अन्य कुछ राग भी इस श्रेणी में आकर अपना क्षेत्र बना लेते हैं। जब किसी राग में वादी स्वर यानी कि सा मा पा इनमें से कोई भी स्वर हो और यह बताना हो कि यह राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी, तो उस राग के गायन वादन का समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग व पूर्वांग भागों के दोनों प्रकारों को ध्यान में रखकर आसानी से बताया जा सकता है कि अमुक राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। इस पद्धति द्वारा स्वरों के वादी स्वरों के द्वारा उनका गायन वादन का समय प्राप्त किया जाता है। समझ गए, वादी के द्वारा। फिर आता है जी रागों का समय सिद्धांत। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही
रागों को उनके निर्धारित समय पर गाने बजाने की परंपरा रही है। इसके साथ ही कुछ राग ऐसे भी हैं जो किसी ऋतु विशेष में गाए बजाए जाते हैं, जैसे बसंत, मल्हार, बहार के विभिन्न प्रकार आदि। वेद अथवा सामगान को भी विशिष्ट ऋतुओं में गाए जाने का वर्णन मिलता है। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजय के अनुसार यजुर्वेद में रथंतर साम को 3 स्तोमों में बसंत ऋतु में, 3 स्तोमों में बसंत ऋतु में, व्रत साम को 15 स्तोमों में ग्रीष्म ऋतु में, 15 स्तोमों में ग्रीष्म ऋतु में। फिर आता है वैरूप साम को शरद ऋतु में गाने का संकेत है। अथर्ववेद के अनुसार बसंत ऋतु में व्रत साम, रथंतर का ग्रीष्म ऋतु के मासों में, यज्ञाज्ञ व वायदेव्य का वर्षा ऋतु में, वैरूप व वैराज साम का शरद मासों में अनुष्ठान का विधान है। इससे संकेत मिलता है कि वैदिक काल में भी संगीत के विशिष्ट रूप को विशिष्ट समय पर गाने का विधान था। इसको हम भारतीय संगीत में रागों के ऋतु एवं समय सिद्धांत की शैशवावस्था कह सकते हैं। आधुनिक काल में पंडित विष्णु नारायण बातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार जो राग प्रातःकाल तथा सायंकाल में गाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। विद्वानों के अनुसार कोमल, रेधा तथा ग निशुद्ध वाले राग मुख्यतः संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ तीव्र मध्यम सायंकालीन और शुद्ध मध्यम प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों का सूचक है। जैसे कि देखिए आगे, संगीत दर्पण ग्रंथ में पंडित दामोदर ने भूपाली, भैरव, बिलावल, मेघ, पंचम, देशकार, भैरवी, ललित और बसंत आदि रागों को प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग माना है। पंडित अहबुल ने भी अपने ग्रंथ में रागों के समय विभाजन का वर्णन किया है। भारतीय संगीत के विद्वानों ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल गानी वाले राग। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। संगीत पारिजात में रागों के समय सिद्धांत का वर्णन किया है। कहाँ किया गया है? संगीत पारिजात में। भारतीय संगीत के विद्वानों ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वर्ग में कोमल रेधा वाले राग, द्वितीय में शुद्ध रेधा वाले राग और तृतीय वर्ग में कोमल गानी वाले रागों को रखा गया है। अब पढ़ते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले कोमल रेधा वाले राग। इस वर्ग के राग प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, अर्थात इनका गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश है, क्योंकि इस समय दिन व रात का संधि काल होता है। इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश समझ गए? मतलब दिन उग रहा है और रात जा रही है। इस वर्ग के अंतर्गत भैरव, पूर्वी तथा मारवा थाटों के राग आते हैं। इन रागों में रे कोमल अवश्य होता है, साथ ही ग शुद्ध, धा कहीं कहीं अपवाद स्वरूप शुद्ध भी हो सकता है, जैसे मारवा राग में। फिर आते हैं जी शुद्ध रेधा वाले राग। इस वर्ग में शुद्ध रेधा वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इनका गायन समय 7 बजे से 10 बजे तक दिन व रात दोनों कालों में होता है। यदि कोमल रे अधजगी मुद्रा का परिचायक होता है तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का द्योतक है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त प्रतीत होता है। इस वर्ग में बिलावल, कल्याण तथा खमाज थाट के राग आते हैं। इन रागों में ग का शुद्ध होना अनिवार्य है। किसका? ग का। नी कभी कभी कोमल भी हो सकता है। ये राग संधि प्रकाश रागों के बाद गाए जाते हैं, क्योंकि संधि काल 24 घंटों में 2 बार आता है। अतः शुद्ध रेधा वाले रागों का क्रम भी 2 बार दृष्टिगत होता है। समझ गए? बढ़ते हैं कोमल गानी वाले राग। दिन व रात के उस विशिष्ट भाग से अलग जिनमें उपरोक्त स्वरों से युक्त रागों का व्यवहार होता है। इसके अंतर्गत कोमल गानी वाले रागों को गाया बजाया जाता है, अर्थात 10 बजे से 4 बजे तक कोमल गानी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की संख्या अधिक है, अतः इनकी अवधि भी दीर्घ रखी गई है। इन रागों में गा का कोमल होना अनिवार्य है। अनिवार्य किसका है? ग का कोमल होना। नी यदा कदा शुद्ध भी हो सकता है, जैसे पटदीप आदि में। इस वर्ग में काफी, असावरी, भैरवी व तोड़ी इन थाटों के राग आते हैं। फिर आता है जी वादी संवादी स्वर का समय निर्धारण में महत्व। जो स्वर राग के स्वरूप की घोषणा करता है वही उसका वादी स्वर होता है। कई राग आरोह व अवरोह के दृष्टिकोण से समप्राकृतिक होते हैं।
उनके समय निर्धारण की समस्या वादी स्वर से सुलझ जाती है। वादी स्वर के परिवर्तन से राग का समय भी परिवर्तित हो जाता है। पूर्वांग में जिनका वादी स्वर हो अर्थात सारे गामा पा में से कोई स्वर जब किसी राग का वादी स्वर हो तो उसे पूर्वार्ध प्रधान राग कहते हैं। अतः ऐसे राग प्राय मध्याह्न से यानी कि दोपहर से मध्य रात्रि तक अर्थात दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों का वादी संवादी सप्तक के उत्तरांग म प ध नि सा में हो तो वे उत्तरांग होते हैं, उन्हें उत्तरांग में ही गाया बजाया जाता है। मध्यम तथा पंचम यानी कि म और प सप्तक के मध्य में होने से पूर्वांग तथा उत्तरांग दोनों में आवश्यकता अनुसार सम्मिलित कर लिए जाते हैं। फिर आता है जी ऋतुओं के अनुसार रागों का समय निर्धारण। रागों की ऋतुओं का पंडित दामोदर ने सविस्तार वर्णन संगीत दर्पण में किया है। संगीत दर्पण के अनुसार श्री राग एवं उनकी रागिनियों को शिशिर ऋतु में, कौन सी राग को? श्री राग, और उनकी रागिनियों को शिशिर ऋतु में गाना चाहिए। बसंत राग तथा उसका परिवार बसंत ऋतु में गाया जाता है। भैरव राग तथा उसका परिवार ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। पंचम राग तथा उसका परिवार शरद ऋतु में, मेघ राग तथा उसकी रागनियों को वर्षा ऋतु में तथा नट नारायण राग तथा उसकी रागनियों को हेमंत ऋतु में गाते हैं। ऋतुओं में श्रृंगारिक भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति की जा सकती है। वर्षाकालीन रागों में मेघ मल्लार, गोड मल्लार या मियाँ मल्लार और देश आदि रागों का प्रचलन है। वर्षाकालीन रागों में शुद्ध स्वरों से राग की पहचान की गई है। इन रागों में कोमल स्वरों का अल्प प्रयोग किया जाता है। दोनों नी स्वरों का प्रयोग सभी रागों में प्राय समान रूप से किया गया है। इन रागों में कोमल ग का अल्प प्रयोग दृष्टिगत होता है, विशेषकर जय जयवंती और मल्हार में। ऋतुकालीन राग होने के नाते उक्त ऋतु में इन रागों को 24 घंटे गाया बजाया जा सकता है। देश सर्वकालिक होते हुए भी बड़े चाव से इस मौसम में हर जगह गाया बजाया जाता है। इसके गीतों में वर्षा ऋतु का अधिक चित्रण भी मिलता है। इसके स्वर श्रृंगारिक भावनाओं को अच्छी प्रकार से व्यक्त करते हैं। फिर आता है जी मध्यम स्वर का महत्व। रागों के समय निर्धारण में मध्यम स्वर की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सप्तक का मध्य स्वर है और इसका प्रभाव राग के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम प्रबल रहता है, परंतु कुछ रागों में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे रामकली जैसे रागों में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है, परंतु उसमें शुद्ध मध्यम की भी प्रधानता होती है। तीव्र मध्यम अल्पत्व लगता है। दिन के रागों में भी अधिकतर शुद्ध मध्यम का ही महत्व है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तीव्र मध्यम प्रदान होने लगता है और शुद्ध मध्यम गौण। जैसे जैसे दिन ढलता है यानी कि शाम हो जाती है तो जो तीव्र मध्यम है वो प्रबल होता है और शुद्ध मध्यम जो है वो गौण होता रहता है। कल्याण, केदार तथा बिहाग आदि राग इसी वर्ग में आते हैं। रात्रि बढ़ने के साथ ही तीव्र मध्यम का प्राबल्य बढ़ जाता है। रात ढलने के साथ ही इसका प्रभाव ढलने लगता है यानी कि कम होता रहता है। इसके बाद फिर वही चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं। जैसे हिंडोल में मध्यम तीव्र प्रयुक्त होता है किंतु उसका गायन समय प्रातः 7 से 10 बजे के मध्य है। दुर्गा और देश भी सायंकालीन राग गायन नियम में अपवाद है। इसका गायन समय संध्या के 7 बजे से 10 बजे तक अवश्य है, किंतु इसमें शुद्ध मध्यम प्रयोग होता है क्योंकि जो दुर्गा और देश है ना, इसमें म जो शुद्ध लगता है और फिर भी इनको क्या है संध्या का राग मानते हैं। फिर आए रागों के समय सिद्धांत का महत्व व उपयोगिता। क्या उपयोगिता है इनकी, क्या महत्व है? संगीत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन का रंजन करना है। किसी भी प्रकार के गायन व वादन की सार्थकता वहीं सिद्ध हो जाती है जब संगीत को सुनकर या गा बजाकर दिल खुश हो जाता है, चाहे वह राग गायन हो या किसी और प्रकार का संगीत। पंडित दामोदर के अनुसार इच्छा के अनुसार कोई भी राग किसी भी समय अथवा किसी भी ऋतु में सुख प्रदान करेगा। राग तरंगिणी के अनुसार संगीत गोष्ठियों में भी प्राय कलाकार समयानुकूल कुछ राग प्रस्तुत करने के पश्चात श्रोताओं के आग्रह पर और उनकी इच्छा से भी असमय राग प्रस्तुत करते हैं। इसे दोष नहीं समझना चाहिए। कुछ ऐसे राग भी सामने आए हैं जो राग गायन नियम के बंधन से मुक्त होते हैं।
जैसे बसंत राग की अवतारणा नियमतः दिन के उत्तरार्ध में होनी चाहिए और बहार राग के लिए भी मध्य रात्रि का समय निश्चित है, किंतु बसंत ऋतु में इन्हें अभ्यास के हर समय ग्रहण करने की प्रथा है। ठीक वैसे ही भैरवी का समय प्रातःकाल है, पर आजकल संगीत सभाओं में रात्रि में भैरवी की धुन अन्य कालों की अपेक्षा अधिक भली लगती है। राग के स्वभाव के साथ प्रकृति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, अतः जहाँ कुछ रागों में समय नियम बंधन के समान प्रतीत होता है, वहीं कुछ रागों को समय नियम से गाना मनोवांछनीय सुख प्रदान करने में भी पूर्णतः सक्षम प्रतीत होता है। रागों के समय में प्राचीन ग्रंथकारों में भी मैतक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है। वो संगीत पारिजात में भूपाली को प्रातःकाल का राग वर्णित किया गया है, जबकि वह रात का राग मान्य है। समय के साथ साथ रागों का रूप भी परिवर्तित होता है। वर्तमान समय में हम जिन रागों का प्रयोग कर रहे हैं उनके प्राचीन स्वरूप की जानकारी सही मायने में आज प्रमाणित रूप से उपलब्ध नहीं होती। संगीत का मुख्य उद्देश्य तो मन का रंजन करना है। कुशल कलाकार को चाहिए कि संगीत के उद्देश्य को सामने रखकर रंजकों जनचितानों को लक्ष्य में रखकर ही रागों का व्यवहार करे। रागों के समय नियम को बंधन के रूप में न मानकर विवेक के आधार पर समय सिद्धांत को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रागों का समय सिद्धांत सही मायने में उन संगीतज्ञों की देन है जिन्हें मध्यकाल में राज दरबारों में निर्धारित कालों पर नित्य गाना बजाना पड़ता था। वे प्रतिदिन नए नए राग कहाँ से लाते, अतः उन्होंने विभिन्न रागों का समय बांध दिया जिससे कि उनमें नूतनता बनी रहे। उन्होंने रागों को देवी देवताओं का प्रतीक बताया, कहा कि किसी भी समय आह्वान करने से वे उनकी प्रार्थना सुनेंगे। निर्धारित समय पर ही गाने से वे प्रसन्न होकर वांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकेंगे। ये मतलब उन्होंने ये कह दिया कि ये देवी देवताओं का प्रतीक है, इनको हर समय नहीं गाया जा सकता, एक निर्धारित समय पर गाएंगे तो इसका जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसके विपरीत किसी भी राग के गायन वादन का पूर्णतः आनंद तभी उठाया जा सकता है जब वह अपने नियत समय पर गाया बजाया जाए। लेखकों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया कि रागों को उनके नियत समय पर गाने से ही ऐसा प्रतीत होता है, स्वर जैसे अपने आप प्रस्फुटित होते जा रहे हों और परमानंद का अनुभव होता जा रहा हो। परंतु आज के व्यस्तता भरे जीवन में हमारे पास समय की कमी है, इसलिए जब मन चाहे तभी संगीत का आनंद उठाकर स्वर लहरियों में अपने आप को बहा देना चाहिए। यही संगीत की सार्थकता है, यही रागों की सार्थकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रागों का समय सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं है। अनेक विरोधाभास स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है तथा आधुनिक समय में राग समय सिद्धांत के अनुसार रागों को सुनना लगभग असंभव है। आज का युग तकनीकी युग है। रेडियो, टीवी, सीडी आदि के प्रचार से किसी भी राग को कभी भी सुना जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है क्लियर और ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ। इसके बाद मैं आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं लेकर आऊँगा। आप इस यूनिट का रिवाइज करने के बाद उनका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए। आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस तरह के जो कंटेंट हैं आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। हमारी जो यूनिट है कंप्लीट हो गई, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके बाद हम नई यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।